हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विपिन गिरी और आप देख रहे हैं इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज की शानदार कॉमिक्स शकुरा का चक्रव्यूह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओह नहीं, नहीं। और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। चीख मारकर एक झटके से उठ खड़े हुए नागराज के चेहरे पर मौजूद था पसीने का तूफान और मस्तिष्क में मौजूद हलचल। फिर नहीं, सपना जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। उफ, आखिर कौन है वो स्त्री जो अत्याचार के डर से भागती फिर रही है और कौन है उस पर अत्याचार करने वाला। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस स्त्री को जानता हूं, जबकि मैंने उसको अपनी याददाश्त में कभी नहीं देखा। और सिर्फ यही नहीं, मुझे वे मंदिरे वाले सारे दृश्य भी जाने पहचाने लगते हैं और उन मंदिरों को भी मैंने आज तक नहीं देखा। एक ही बात हो सकती है कि ये सारे दृश्य मुझे किसी भूली हुई घटना को याद दिला रहे हैं। मेरा इन सबसे कोई न कोई संबंध है। इन सपने के विषय में जानने के लिए मुझे द्वीप के नाग सर पंडितों से पूछना होगा और ये काम कल सुबह ही हो सकता है। आधी रात को किसी को परेशान करना उचित नहीं, लेकिन क्या है वह संबंध, ये मुझे जानना होगा, वरना वह सपना पिछले कई दिनों की भांति आगे भी परेशान किए रखेगा। नागराज को सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि अगले ही दिन सुबह अपने साथ एक विस्फोटक सूचना लेकर आया। गजब हो गया नाग सम्राट, गजब हो गया। क्या हुआ शूलकंठ? लंगारा जाति के सभी सर्प एक विशाल सेना के रूप में द्वीप के रण क्षेत्र में उपस्थित हैं और हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। हमारे योद्धा भी रण क्षेत्र में पहुंच गए हैं। आदेश दीजिए कि हम क्या करें। आदेश देने के स्थान पर नागराज रण क्षेत्र की तरफ ही भाग खड़ा हुआ। आओ मेरे साथ। ये लंगारा जाति के सर्प आखिर चाहते क्या हैं? रण क्षेत्र में पहुंचा नागराज को अपने सवालों का जवाब मिल गया। विशर्पी की शादी तुमसे नहीं हो सकती नागराज। अगर तुम्हें हमारी संग मांग स्वीकार नहीं है तो एक भीषण युद्ध की तैयारी कर लो। नागराज के कुछ बोलने से पहले ही नागार्जुन बोल उठा। युद्ध से किसे डरा रहे हो दुष्ट लंगारा? हमें तो सिर्फ नाग सम्राट के आदेश की प्रतीक्षा है। फिर देखना कैसे तुम्हें तुम्हारी और दुष्ट साथियों की लाशें गिराते हैं। कौन किसकी लाशें गिराएगा यह तो समय ही बताएगा नागार्जुन। अपना निर्णय सुनाओ नागराज। हमारे हाथों में थमे अस्त्र लहू को होली खेलने को तरस रहे हैं। लंगारा जाति के सर्प अत्यंत घातक युद्धक हैं, युद्ध के हर दांव पांव में पूरी तरह से निपुण। बाकी जाति के सर्प शायद ही इनका मुकाबला कर सकें। और ऐसा ही हो भी जाए तो क्या द्वीप की जमीन तो खून ही रंगेगी। प्रेम भाव में रहने वाली सभी जाति के सर्पों में देशभाव तो बढ़ेगा ही, और ये सब मेरी वजह से होगा। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। मुझे इस विषय में विशर्पी और पुजारी बाबा से बात करनी होगी, तभी मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। काफी सोच विचार करके नागराज बोला, मुझे एक दिन सोचने का समय दो मित्रों। मैं कल सुबह तुम्हें अपना निर्णय सुनाऊंगा। ठीक है नागराज, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे अगर निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ तो इस द्वीप पर सर्प मानवों के खून की नदियां बहती नजर आएंगी। इतना कहकर लंगारा अपनी जाति के सर्पों के साथ वहां से चला गया। बाद में, ये क्या कह रहे हो नागश्रेष्ठ? इस खुरेंजी टकराव का तो मात्र एक ही हल है पुजारी बाबा, कि फिलहाल मेरी और विशर्पी की शादी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। समझने का प्रयास करो विशर्पी। हमारे इस संबंध से नागद्वीप का भीषण आंतरिक युद्ध हो सकता है और कई नागों की जान जा सकती है। हम अपने संबंध बनाने की खुशी की खातिर अनगिनत प्राणों की बलि नहीं ले सकते। अभी भाग्य को हमारा विवाह मंजूर नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन भाग्य हमारा साथ अवश्य देगा। हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे विशर्पी।
नागराज के तर्कों से विसर्पी को और पुजारी बाबा को सहमत होना ही पड़ा। अगले दिन नागराज के निर्णय सुन अंगारा जाति का हर नाग झूम उठा। हम जीत गए। तुमने हमारे पक्ष में अपने निर्णय देकर भीषण रक्तपात होने से बचा लिया नाग सम्राट। अब हमारी एक छोटी सी शर्त और है। एक शर्त और? हाँ, और यह कि तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि या तो तुम यहां रहो या फिर बाहरी दुनिया में। ऐसा क्यों? तुम्हारा उस उड़ती चिड़िया से यहां आना और यहां से जाना द्वीप की सुरक्षा के हित में नहीं है। तुम्हारे कारण कई बाहरी शक्तियों को इस द्वीप के रहस्य का पता चल सकता है और वह शक्ति इस द्वीप पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर सकती है। द्वीप का हित चाहने वालों को भी लंगारा की बात उचित लगी। लंगारा ठीक कर रहे हैं नागश्रेष्ठ, आपको ये अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना ही होगा। नागराज अजीबो पेशोपश में फंस गया। वैसे तो मैं यहां आते समय काफी सावधानी बरतता हूं, लेकिन फिर भी अंगारा की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल रडार की पद्धति काफी विकसित हो गई है। अगर कोई चाहे तो मेरी लाख सावधानियों के बावजूद भी मेरा पीछा करते हुए यहां पहुंच सकता है, लेकिन इस समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा। कैसे छोड़ दूं उस भारी दुनिया को जिसमें मौजूद हजारों लाखों अपराधियों को नेस्ते नाबूद करने का बीड़ा उठाया है मैंने, और कैसे त्याग दूं इस नागमणि द्वीप को जिसका मैं राजा हूं, और राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। कर्तव्य और धर्म की उस लड़ाई में आखिर जीत हुई धर्म की। खड़े होकर नागराज ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं घोषणा करता हूं कि अब सदैव इसी द्वीप पर रहकर आपकी सेवा में रत रहूंगा। नागराज के इस निर्णय पर जय जयकार हो उठा द्वीप का हर एक नाग मानव। नाग सम्राट नागराज की जय हो। सम्राट की उड़ने वाली यांत्रिक चिड़िया को नष्ट कर दिया जाए। अब सम्राट को इसकी कतई आवश्यकता नहीं। तोड़ा जाने लगा नागराज का हेलीकॉप्टर। तभी एक नागमानव की गलती से ऑन हो गया हेलीकॉप्टर का रेडियो और उससे यह संदेश प्रसारित होने लगा। नागराज, जहां भी हो, इस सूचना को सुनकर तुरंत बंबई पहुंचो। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। नागराज, जहां भी हो, इस सूचना को सुनकर बंबई पहुंचे। उसके कारण हजारों की जान खतरे में है। अब नागराज चुप ना रह सका। हजारों इंसानों की जान खतरे में है विसर्पी, मुझे जाना होगा। नहीं नागराज, तुम यहां रहने का वादा दे चुके हो। मैं नहीं गया तो हजारों जिंदगियों का क्या होगा? अचानक नागराज का चेहरा दृढ़ होता चला गया। मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन प्रजा की रक्षा दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। हाँ, मुझे वह दूसरा तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैं सैकड़ों मासूमों को जिंदगियों की मृत्यु का इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेकर जी सकता। अगले ही पल, ठहरो, इसे तोड़ना बंद करो। नागराज की उस घोषणा ने सभी को सकते में की हालत में पहुंचा दिया। मैं नागराज अपनी इच्छा से इस द्वीप के सम्राट पद को छोड़ता हूं। इसी के साथ मैं सदा के लिए इस द्वीप से चले जाने की घोषणा करता हूं। नहीं नागराज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो नागराज। ऐसा करना जरूरी है विसर्पी, क्योंकि इस द्वीप के निवासी कई चमत्कारी शक्तियों के धारक हैं, अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हैं, जबकि बाहरी दुनिया में ऐसे अनगिनत प्राणी हैं जो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते, और उन पर अत्याचार करने वाले क्रूर और शक्तिशाली प्राणियों भी वहां पर कई हैं। उन क्रूर प्राणियों का मुकाबला करने के लिए बाहरी दुनिया वालों को मेरी सख्त जरूरत है। नागराज के फैसले का कुछ और ही मतलब निकाला नागमानवों ने। हमारा सम्राट होकर हमें छोड़ने का निर्णय लेकर अच्छा नहीं किया, इसलिए जाते जाते एक निर्णय आप हमारा भी सुन लीजिए। आज के बाद आप हमारे लिए अजनबी हैं। अगर आपने फिर कभी इस द्वीप पर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उफ,
ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे हर हाल में यहाँ से जाना है। तभी अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता नागराज। नागानंद, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? हाँ नागराज, क्योंकि मैं इस द्वीप पर अपने भाई बंधु के साथ रहना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो नागराज। उफ, नागराज को ना रुकना था और सो ना रुका। अलविदा विसर्पी, अलविदा प्यारे द्वीपवासियों। तुमसे सदा के लिए दूर जरूर हो रहा हूं, लेकिन मैं इतना निष्ठुर नहीं कि मैं तुम्हारी खोज खबर भी ना रखूं। तभी मैंने जानबूझकर अपने सेवक नागानंद को इस द्वीप पर भी रहने का गुप्त आदेश दिया है, ताकि वह समय समय पर मेरे पास द्वीप के अच्छे बुरे की सूचना पहुंचाता रहे। एक बार फिर रेडियो को से फ्लैश होती सूचना ने नागराज का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हजारों की जान खतरे में है नागराज, तुरंत बंबई पहुंचो। कौन है वो जिसने हजारों जानों के लिए मेरे लिए संकट में डाल रखा है, और कैसे संकट? अद्भुत संकट था वह जिसमें फंसी थी हजारों जानें। समुद्र बिल्कुल शांत है और इस शहर के आसपास कोई नदी भी नहीं है। फिर यह पानी बाढ़ का रूप लेकर एकाएक कहां से आ गया? मुझे लोगों को इस बाढ़ से बचाना होगा। नागराज तुरंत ही अपनी नाग सेना को के बल पर लोगों को बचाने में जुट गया। क्या यही है वह संकट जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है? जल्द ही एक प्रत्यक्षदर्शी ने नागराज को पता चली एक आश्चर्यजनक बात। अपन उस समय रियल साबुन के होर्डिंग के पास खड़ा हुआ था। अचानक जाने क्या हुआ, होर्डिंग का झरना सचमुच झरना बन गया और उसके सवालों का जवाब होटल ओबराय डिलेक्स की छत पर मौजूद था। और अचानक यहां बाढ़ आ पहुंची। कमाल है, होर्डिंग का झरना एकाएक जीवित हो उठा। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई परी कथा सुना दी हो। लेकिन ये हुआ कैसे? आश्चर्य में डूबा नागराज नहीं जानता था कि उसके सवालों का जवाब होटल के ओबराय डिलेक्स की छत पर मौजूद था। तुझे बुलाने का मेरा मकसद पूरा हो गया नागराज। अब मुझे यह पानी का खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं तुझसे मौत का खेल खेलूंगा। अगले ही क्षण नागराज के साथ वहां खड़ा हर शख्स पौचंका रह गया। अरे, बाढ़ का सारा पानी तेजी से उस होर्डिंग में समा जा रहा है। हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षण पहले जहां पानी बाढ़ का रूप धारण किए हुए था, वहां अब उसका नामो निशान नहीं था। घोर आश्चर्यजनक घटना, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई सपना देख रहा हूं। उफ, ये कैंटर ट्रक जिंदा हो गया। अरे यह क्या? जो लपलपाते हुई कैंटर ट्रक के विशाल होर्डिंग से टकराई और नागराज बुरी तरह चौंका, और उसे चौंकाने का कारण थी वह पतली सी किरणें। उफ, ये कैंटर ट्रक जिंदा हो गया। एक और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करती चली गई। बला की फुर्ती का प्रदर्शन करके नागराज कैंटर ट्रक की चपेट में आने से बचा। बला की फुर्ती का प्रदर्शन करके नागराज कैंटर ट्रक की चपेट से आने से बचा। और नागराज का सारा माजरा समझते देर न लगी। ये ना कोई परी कथा है और ना कोई सपना, ये तो जादू का कमाल है। कोई अपने जादू से मेरी जान लेने पर उतारू है। किसी की तलाश में घूमी नागराज की निगाहें तो होटल ओबराय के टॉप पर खड़ा वह मरियल सा व्यक्ति। यह सब जादू कर रहा है, लेकिन वह है कौन? नागनाथ, मुझे उसका पता लगा कर दो। नागराज ने नागनाथ को दुश्मन की ओर भेज दिया। इधर दुश्मन ट्रक की चपेट में आने से तू किसी तरह बच गया नागराज, और ट्रक दीवार से टकराकर नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, अब मैंने अपने जादू के लिए तेरे लिए एक ऐसी मौत जगाने की सोच ली है जो तुझे मार कर ही मरेगी। उससे पहले तू लाख कोशिश के बाद भी उससे नहीं मार सकता। उसकी आंखों में लपलपाती कई रंग बिरंगी किरणें।
जो हाथ में थमे उस विचित्र प्रिज्म पर होकर गुजरी और जा टकराई ओनिडा की नर्क के शैतान से। तो उफ, एक और नई मुसीबत। मुसीबत नहीं रे नागराज, मौत बोल तू मुझे, मौत, अपनी मौत। हा 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 हा। उफ, इस शैतान को रोकना होगा अपने सर्प सैनिक की मदद से। विद्युत से लहराकर नागराज से जा लिपटे, शैतान से जा लिपटे सैकड़ों सर्प सैनिक। लेकिन दूसरे ही क्षण शैतान ने एक को भी अपने शरीर पर नहीं रहने दिया। नर्क के शैतान को तेरे नाग नहीं रोक पाएंगे नागराज। हा 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 हा। और ना ही तुझे मरने से बचा पाएंगे। इस बार नागराज ने नाग रस्सी पर लहराकर घातक विष फुक्कार उगल दी। इससे तेरी हड्डियां तक गल जाएंगी दुष्ट। ओह, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हे बच्चों की तरह फूंके क्यों मार रहे हो नागराज? मैं तेरी फूंकों से उड़ने वाला नहीं, इसलिए बचकानी हरकतें छोड़ और मर्दों की तरह लड़। इस नर्क के शैतान को खत्म करने का तो एक ही तरीका है, और वो है अपने घातक विष की इसकी नसों में पहुंचाना। अब तक मेरा यह विष सैकड़ों की मोम की तरह भांति पिघल लाया है। शैतान के मांस में अपने दांत गड़ा दिए नागराज ने, लेकिन इस बार वह नहीं हुआ जो हर बार होता आया। फिर बच्चों वाली हरकत, तुम बाज नहीं आओगे नागराज। ओह, मेरे भयंकर विष से भी इस शैतान को कुछ नहीं हुआ। अब क्या करूं? कैसे खत्म करूं इस शैतान को, और कैसे मैं इसे अपनी जान बचाऊं? एक पल के लिए नागराज ने अपना ध्यान शैतान की तरफ लगाया। तभी नागराज के मस्तिष्क में नागनाथ की मस्तिष्क संदेहवाहक तरंगे जा टकराई। तुम्हारा सोचना सही है, तुम पर किरणों का हमला सामने वाली बहुमंजिला इमारत पर खड़े व्यक्ति से ही किया है। नागराज, अब बताओ मेरे लिए क्या आदेश है? तुरंत ही नागनाथ, इस समय तुम जिस आदमी के पास हो उससे लिपट जाओ और उसे इस तरह किरणें छोड़ने के लिए मजबूर कर दो कि वे सीधे नरक की आग वाले बोर्ड पर गिरे सकें और कर सकें ये काम। इस शैतान को किसी भी जादू द्वारा जिंदा किया गया है, और इसको अगर मारा जा सकता है तो सिर्फ जादू के द्वारा। अगर मैं उसी जादुई किरण द्वारा ओनिडा की होर्डिंग पर बनी नरक की आंख को भी जिंदा कर दूं, तो ये नरक की आंख इस नरक के शैतान को खत्म कर सकती है, क्यों नहीं? और अचानक हुए उस हमले से उस शख्स बुरी तरह हड़बड़ाया। अनजाने में ही उसकी आंखों से किरणों का तूफान निकला और प्रिज्म के अंदर से होता हुआ नीचे ओनिडा की होर्डिंग पर जा पहुंचा। साथ ही साथ नागनाथ ने भी उसके हाथ को एक तेज झटका दिया और प्रिज्म उन रहस्यमयी हाथों से छूट गया। लेकिन नागनाथ का प्रयास सफल हो चुका था। गिरते हुए प्रिज्म से होकर गुजरी किरणें ने होर्डिंग की नरक अग्नि को असली अग्नि बना दिया, धधका दिया था। नागनाथ ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, और अब मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा। इस शैतान को धधकती नग अग्नि में फेंकना। दूसरे ही पल शैतान की दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंज उठा। इधर प्रिज्म नीचे गिरकर एक तेज आवाज से फूटा, उधर ओह, सब कुछ गायब। सभी कुछ पहले जैसा सामान्य, नागराज की तरह। जादू करने वाला ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था। प्रिज्म के टूटने के साथ ही मेरा जादू समाप्त हो गया। नागराज को खत्म करने का मेरा प्लान चौपट हो गया। अब मुझे यहां से भागना होगा। अब मेरा भी यहां से ठहरना बेकार है। तुरंत ही अब मुझे नागराज के लिए दूसरे व्यू की रचना करनी होगी। मुझे उसे खत्म करना ही होगा, वरना ये जादू सकूरा के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात हो जाएगी। जी हाँ, जादूगर सकूरा ही यह था, वह उस मरियल व्यक्ति के रूप में। इधर नागराज ने नागनाथ को गले से लगा लिया। धन्यवाद नागनाथ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है नागराज। फिर नागनाथ वापस नागराज के शरीर में समा गया। नागराज सोच में डूब गया। कौन था वह जादूगर जो अपनी जादूगरी के जाल में फंसाकर मुझे मारना चाहता था, और उसका मकसद क्या था? तो उसने अपना ध्यान दूसरी समस्या की तरफ लगा दिया।
मुझे यहाँ किसी पुरातत्व से मिलना होगा ताकि मैं अपने सपने में दिखाई देने वाले उन मंदिरों के बारे में कुछ जान सकूं जो मुझे काफी परेशान किए हुए हैं। कुछ देर बाद नागराज एक टेलीफोन बूथ के पास मौजूद था। इतने बड़े शहर में अपने मतलब के आदमी को ढूंढने के लिए औरों की तरह मुझे भी टेलीफोन डायरेक्टरी येलो पेजों को देखना होगा। जल्द ही। मिस मानती, 13 कोलंबो रोड, बम्बई। शायद मिस मानवी मेरी समस्या का हल कर सके। नागराज एक टैक्सी में बैठकर पुरातत्व मानवी के घर की ओर चल पड़ा। उसी दौरान एक अनजान और रहस्यमय स्थान पर। बड़ी शर्म की बात है कि आपका बहुत सोचा समझा प्लान धराशयी होकर रह गया। आपकी जादू भरी लाख कोशिशों के बावजूद नागराज खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। श्रीमान जादूगर सकूरा, मैं मानवता की लिए मेरा पहला प्रयास असफल हुआ श्रीमान नागपाशा, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं हार गया। आपने मुझे जो समय दिया था उसमें अभी एक दिन बाकी है और इतना समय मेरे लिए बहुत है नागराज जैसे कीड़े को खत्म करने के लिए। तुम अपना दिव्य शक्तियों से भरा खजाना तैयार रखना। नागराज मेरे हाथ से मरेगा, हर हाल में मरेगा। सकूरा के चक्रव्यूह से वह नहीं बच सकता। नागपाशा कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह आवाज गूंजी। मावाइम नागपाशा, आपके बुलावे पर मिस किलर पधार चुकी हैं। ओह, जुर्म की दुनिया की एकमात्र महारानी मिस किलर, उन्हें आदर सहित अंदर भेज दो। मिस किलर, देरी से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ श्रीमान नागपाशा, लेकिन क्या करूं, इस समय आपका मैसेज, उस समय मैं अपने हेडक्वार्टर में मौजूद थी। कोई बात नहीं मिस किलर, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मिस किलर के बैठ जाने के बाद, वैसे तो मैंने यहाँ मौजूद हर मेहमान को अपना उद्देश्य बता दिया है, लेकिन चूंकि आप अभी भी आई हैं मिस किलर, इसलिए मैं आपको उनसे अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है विश्व आतंकवाद को खत्म करने की सौगंध खाने वाले नागराज का खात्मा। इसलिए मैंने आप सबको इकट्ठा किया है क्योंकि आप सभी को नागराज ने किसी न किसी मुकाम पर गहरी शिकस्त दी है। मैं चाहता हूं कि नागराज आप में से किसी के हाथों खत्म हो। इस तरह नागराज को खत्म करने वालों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वाहवाही तो मिलेगी ही, साथ ही साथ मेरी तरफ से इनाम स्वरूप मिलेगा बेशुमार दौलत और सैकड़ों दिव्य शक्ति से भरा एक विशाल खजाना। नागराज के चुप होते ही संकित हो उठी मिस किलर और बोल उठी। नागराज के हत्यारों को खजाना देने की आपकी बात यह साबित करती है कि नागपाशा की आप नागराज को सिर्फ आतंकवाद के दुश्मन को खत्म करने के लिए नहीं, किसी और उद्देश्य के लिए मारना चाहते हो। आप गलत समझ रही हैं मिस किलर। जरा सोचिए, जो विश्व में हर अपराधी के दुश्मन का हत्यारा होगा, क्या उसको कोई शानदार इनाम नहीं मिलना चाहिए? खैर छोड़िए इस बात को। चलिए मैं आपको अपने सभी मेहमानों से परिचित करा देता हूँ। बेहद खूबसूरती से बात टालकर नागपाशा मिस किलर को बाकी मेहमानों से परिचय कराने से जुट गया। मैं नगीना, नाग तंत्रिका। मैं प्रोफेसर नागमणि, नागराज और नागदंत जैसे विलक्षण मानवों का जन्मदाता। नागदंत नागराज जैसा मगर नागराज का पक्का दुश्मन। जादूगर शकूरा, दुनिया मुझसे बोना शैतान के नाम से जानती है। चूचू, विश्व मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य चीफ, मगर असल में आप में से एक। मुझे जुगो तो कहते हैं। पूरे अमेरिका में मेरे हुक्म को राष्ट्रपति के हुक्म से बढ़कर माना जाता है। फैसलेस, इस बहुरूपिया दुनिया में कब का रूप धर लूं मैं खुद नहीं जानता। और मैं नागपाशा, आपका मेजबान। फिलहाल मेरा इतना ही परिचय काफी है। अजीब हस्ती है नागपाशा, अपने बारे में सब कुछ छिपा गया। अभी परिचय पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि जादूगर शकूरा बोल उठा। आप सब यहाँ परिचय में व्यस्त रहिए, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है और मुझे नागराज को खत्म करना है। आंखों में बदले का ज्वालामुखी लिए जादूगर शकूरा मिस किलर से बाहर निकला। बंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं जादू के बल पर नागराज को बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। इधर नागराज मशहूर पुरातत्व मानवी के घर पर पहुंच चुका था, जो उसे दरवाजे पर देखकर ऐसे चौंकी मानो वह नागराज नहीं ताजमहल हो।
नागराज, विश्व अपराध का दुश्मन नागराज, सुपर हीरो नागराज, मेरे मेरे दरवाजे पर। उफ, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे मिस मानवी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद अपने से पूरी तरह घुल मिल चुकी मानवी को नागराज सारी बात बता चुका था। ओह, तो ये है तुम्हारी समस्या। तुम एक सपने को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ये एक आम सपना भी तो हो सकता है जो नींद में आमतौर पर आदमी को दिखाई देता है। नहीं मानवी, मुझे ये आम सपना नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा ये आभास होता है कि सपने में दिखाई देने वाले दृश्यों को मुझसे नजदीकी संबंध है। अगर तुमको ऐसा लगता है नागराज, तो शायद तुम्हारा सोचना भी सही होगा, लेकिन जब तक मेरे पास तुम्हारे सपनों में दिखाई देने वाले मंदिर का कोई क्लू नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। क्लू तो मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ मानवी, क्योंकि वह मंदिर मेरे दिलो दिमाग पर कागज पर प्रिंट होकर रह गया है। सपने में दिखाई देने वाले मंदिर का स्केच बनाकर नागराज ने मानवी को सौंप दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं इस स्केच के बल पर तुम्हारे सपने के मंदिर को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जल्दी तुम्हारे द्वारा दिए गए मंदिर के एक रफ स्केच का अध्ययन करके मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम्हारे सपने में आने वाले मंदिर की रूपरेखा भारत में स्थित 2 मंदिर से मिलती है। पहला मंदिर एलिफेंटो द्वीप का मुख्य गुफा मंदिर, दूसरा है राजस्थान के कटक क्षेत्र के रेगिस्तान में बना भैरव मंदिर। ओह, यानी अपने सपनों वाले मंदिर को ढूंढने के लिए मुझे लगभग पूरे भारत का भ्रमण करना होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं शुरुआत एलिफेंटो से ही करता हूं, क्योंकि यही सबसे पास है। फिर नागराज वहां नहीं रुका। जल्द ही नागराज गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटो तक पहुंचने वाली लॉन्च पर सवार हो गया। एलिफेंटा यहां से 10 किलोमीटर दूर है। ये लॉन्च जल्द ही मुझे वहां तक पहुंचा देगी। लगभग आधे घंटे बाद एलिफेंटो द्वीप की ये गुफा मंदिर हजारों मनुष्य शिल्पियों ने विश्वास और श्रद्धा तथा हाथों में कौशल लेकर बड़े धीरज और मेहनत के साथ कोणार्क के मौर्य के शासनकाल में बनाए हैं, जो लगभग 1300 वर्ष पुरानी बात है। पहले ये द्वीप धारापुरी और श्रीपुरी के नाम से जाना जाता था। अब पुर्तगाली पहले यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ मौजूद पाषाण के एक बड़े हाथी को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। नागराज एलिफेंटा के मुख्य मंदिर पर पहुंचा। एलिफेंटा के 7 गुफा मंदिरों में ये प्रमुख गुफा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यही मेरे सपनों का मंदिर हो सकता है। काफी सोच विचार और आसपास के स्थान का निरीक्षण करने के बाद नागराज को निराशा ही लगी। ये वह मंदिर नहीं है जो मुझे सपनों में दिखाई देता है। हालांकि इस मंदिर की लोकेशन काफी हद तक उस मंदिर से मिलती है। मुझे यहाँ के आसपास के और के मंदिर को भी निरीक्षण करना होगा। नागराज ने एक गाइड को रोककर उससे पूछा, यहाँ आसपास और भी कोई मंदिर है? हाँ, पास ही कुछ दूरी पर एक छोटे से टापू पर एक मंदिर और है, लेकिन उस तक पर्यटक जाना पसंद नहीं करते। आप क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास बात नहीं, बस यूं ही मुझे उस मंदिर तक देखना होगा। कुछ देर बाद नागराज उस छोटे टापू पर स्थित सुनसान मंदिर में था। यह भी मेरे सपनों का मंदिर नहीं है। अब मुझे कटक के रेगिस्तान में स्थित भैरव मंदिर तक जाना होगा। अरे, ये आवाज कैसी? उस आवाज पर पीछे पलटे नागराज को अपनी आंखों पर कतई विश्वास नहीं हुआ। सामने का दृश्य विश्वास करने योग्य भी नहीं था। ओह, समुद्री घोड़ा अपनी पूंछ पर चलकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या जादू है? जादू, हाँ जादू ही है ये, और ये जादू मेरी जान लेने के लिए ही किया गया है। नागराज का सोचना कितना सही था, उसे ये दूसरे क्षण ही पता चल गया। समुद्री घोड़े का अगला बार भी घातक निकला। अब तो इसके हमले का जवाब देना ही होगा। समुद्री घोड़े के अगले बार ने नागराज को दूर उछाल फेंका। मुझे अपने कवच के लिए किसी हथियार की जरूरत है, और उसके लिए यह पत्थर एकदम उपयुक्त रहेगा। नागराज ने उछाल फेंका वह मोटा पत्थर, जिससे समुद्री घोड़े के ने
क्रिकेट के कुशल खिलाड़ी की भांति अपने मुंह में लपक लिया और ओह, मोटे पत्थर को हाजमोला की तरह चबा गया कमबख्त। अब मुझे इस्तेमाल करनी होगी नागरश्मि और उसे खंबे के साथ मजबूती से बांध देगी। तेजी से नागरश्मि समुद्री घोड़े को खंबे से बांध दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल नागराज ने विष फुकार छोड़ी। लेकिन इससे पहले ही समुद्री घोड़ा फुक्कार के रास्ते से अलग हट चुका था। वह न केवल विष फुकार से बचा, बल्कि सामने नागराज को दिन में तारे भी दिखा दिए। कुछ पलों के लिए नागराज अपने होशो आवाज खो बैठा और साथ ही यह भूल गया कि वह उस भयंकर समुद्री घोड़े का शिकार है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसी पल एक तेज वार वह भी अपने होशोहवास खो बैठा। नागराज को अपने मददगार के रूप में नजर आई वह रोंगटे कर देने वाली हस्ती। उफ, इतनी अनोखी वेशभूषा, हो न हो यही वो जादूगरनी है जो मुझे अपने जादू से मारना चाहती है। मुझे सावधान रहना होगा। नागराज के मस्तिष्क में घुमड़ते ख्यालों को उस हस्ती ने मानो उसके चेहरों से पढ़ लिया हो। मैं जानती हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। मैं वास्तव में तुम्हारी मददगार हूं। कौन हो तुम और यहां अचानक कैसे आई? मेरा नाम कपाल कुंडला है। मैं इसी मंदिर के तहखाने में अपनी तंत्र साधना कर रही हूँ। मेरे पुरखे इस मंदिर के पुजारी थे, उससे ही मैंने तंत्र विद्या सीखी। खैर, और अब यहीं रहकर मैं नई नई तांत्रिक विद्याओं की साधना करती रहती हूँ। आज मैं भी उस तंत्र कार्य में व्यस्त थी कि तभी मैंने ऊपर उठा पटक की आवाज सुनी और सही समय पर तुम्हारी मदद के लिए आ पहुंची। मैंने तुमको गलत समझा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दरअसल मुझ पर कोई जादूगर जादुई शक्ति से हमला कर रहा है। मैं तुमको उसी जादूगर समझने में भूल कर बैठा। ओह, मैं अपने तंत्र जाल से यह पता लगाने की कोशिश करती कि वह जादूगर कौन है। ध्यान में लीन कपाल कुंडला की आंखें बंद हो गई। तांत्रिक शक्तियां फैलने लगी और लगभग तुरंत ही नागराज, वह जादूगर यहीं कहीं आसपास ही है, मगर अदृश्य रूप में। लेकिन मैं उसको अदृश्य नहीं रहने दूंगी, उसे मेरे सामने आना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि कपाल कुंडला अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर पाती। तो गाइस, ये था नागराज और शकुरा की चक्रव्यूह का कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके जल्द ही हम इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी ही मिलेंगे। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपकी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस का घंटा बजाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।